गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे यूक्रेन के हवाले से, और यूक्रेन के हवाले से तो बात होगी यकीनन, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त अगर देखा जाए तो इसी हवाले से बात कर रही है, और ज़्यादातर लोग यूक्रेन के साथ खड़े हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो रशिया को सपोर्ट करते हैं, और हमने यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में हमने देखा कि वोटिंग में कुछ कंट्रीज ने हिस्सा नहीं लिया, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों शामिल थे। लेकिन हिंदुस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो एक अल जज़ीरा टीवी की एक स्टोरी में पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान के तो रशिया के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस वक्त वो किसको मतलब चूज करेंगे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने अपना डेलीगेशन भी भेजा। गालिबन कैमरून साहब से, जो फ्रेंच वो है प्रेसिडेंट है, उनकी मोदी जी से टेलीफोनिक राब्ता भी रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वो कामयाबी शायद यूरोपीय यूनियन को नहीं मिल रही जो वो हिंदुस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या वो चाहते हैं, या जिसके लिए वो कोशिश करते हैं। किस तरफ खड़ा है हिंदुस्तान? या मतलब क्लियरिटी तो नजर आ रही कि रशिया के साथ है, लेकिन बाकी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि इंडिया का जो सपोर्ट है वो हमारी तरफ आ जाए। इसके पीछे क्या वजूहत है, इस पे भी बात करेंगे। और कुछ थोड़ा सा इंडियन इलेक्शन तो हो चुके हैं, लेकिन अब रिजल्ट्स का टाइम आ चुका है। कौन कहाँ पे खड़ा है और कौन अपनी हुकूमतें बना सकता है। बड़े सबसे बड़े रियासत यूपी, जो गालिबन 240 मिलियन की पॉपुलेशन रखता है, किसकी झोली में गिरेगा। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त एंड सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया। हेलो आशीष। अच्छा, आशीष, मैं समझा कि उनका जो फ्रेम है शायद फ्रीज हुआ है। तो आशीष जी ने मुझे ज्वाइन किया है, और उनसे कोशिश करेंगे कि जो इंडिया हुकूमत जो है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हो गए, फॉरेन अफेयर्स हो गए, इस चीजों के ऊपर बड़ी नजर होती है इनकी हुकूमती जो चीजें होती हैं, या जिसके ऊपर हुकूमत जिस तरीके से काम कर रही है। यूक्रेन के हवाले से हिंदुस्तान ठीक है, वो कोई रशिया को ये डायरेक्टली इस तरह का सपोर्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन लग ऐसे रहा है कि वो रशिया के साथ खड़ा है। जिस तरह वोट ना करना, मतलब ना इधर जाना ना उधर जाना, लेकिन उसका फायदा गालिबन रशिया को जा रहा है। क्या चाहता है इस वक्त हिंदुस्तान की एक पोजीशन, क्या आपको नजर आ रही है कि मोदी जी क्या चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन को भी साथ रखे, अमेरिका को भी साथ रखे, और साथ में रशिया को भी नाराज ना करे? किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं इन तीनों बड़े मतलब ताकतों को? देखिए फ़कार, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है और इसे पर्सपेक्टिव में इसलिए मैं ज़रूर आपके दर्शकों को रखना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इंडिया रशिया के साथ में खड़ा है या फिर रशिया की साइड ले रहा है। इंडिया कोई साइड नहीं ले रहा है। ये यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका या फिर बहुत सारे कंट्रीज़ को वर्ल्ड की ये हज़म नहीं हो रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग साइड ले रहे हैं। या तो वो रशिया के साथ में खड़े हैं या तो फिर रशिया के खिलाफ में खड़े हैं, और मेजॉरिटी बहुत ज्यादा टिल्टेड है रशिया के खिलाफ के लिए। लेकिन इंडिया ने कोई इस तरह से सपोर्ट नहीं किया है डायरेक्टली। आप चाहे यूएनएचआर से देख लीजिए, चाहे यूएनजीए देख लीजिए, या फिर यूएनएससी देख लीजिए, और भी जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन इसका ये गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि इंडिया किसी तरह से जो इन्वेजन रशिया ने किया है यूक्रेन का, उस पे इंडिया सपोर्ट कर रहा है या फिर वायलेंस या फिर इस तरह के वॉर के फेवर में है। सर्टनली नॉट। देखो, आज वर्ल्ड इतना ग्लोबलाइज्ड हो गया है कि कोई छोटी से, रशिया तो बहुत बड़ा सुपर पावर है, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू। छोटे से देश में भी अगर कोई वॉर होती है ना, तो आज कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को वो इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो छोटे अमाउंट में करता होगा, छोटे इंटेंसिटी पे करता होगा, मैग्नीट्यूड में करता होगा, तो पता नहीं चलता या ज्यादा बात नहीं होती उस पर। लेकिन ऐसा नहीं, आप साउथ अफ्रीका में या फिर कहीं भी और कोई छोटे जिम्बाब्वे में भी अगर कुछ हो जाए ना, तो उसका असर सब जगह पे कुछ ना कुछ जरूर। एग्जैक्टली, बेशक। बैक टू द पॉइंट, इंडिया रशिया के साथ में रशिया के खिलाफ क्यों नहीं जा रहा, जो कि मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड कर रहा है। यस। देखिए, बहुत क्लियर है। वहाँ ये इंडिया की जो नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी है, जो मैं कई बार भी बता चुका हूँ कि पहले से ही चली आ रही है। ऐसा नहीं कि कोई मोदी सरकार की है, वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस के समय से ही चलती आ रही है, और उसको लेके इंडिया की कंसिस्टेंसी भी रही है, क्लैरिटी भी रही है। हम अपने डिसीजन, अपने फायदे के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से
हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए जो ठीक रहेगा, वो लेंगे, किसी के हुँ, प्रेशर में कभी भी नहीं काम करेंगे। पूरा वर्ल्ड एक तरफ जा रहा है, हम भी क्यों चले जाएँ? हुँ, ऑल्सो देखिए ये एक डिबेट भी है वकार क्योंकि ऐसा ईज़ी है नहीं, रशिया कोई ऐसे पागलपन की तरह घुस तो नहीं गया ना राइट। यूक्रेन में, उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। चाहे वो रूबल का हो, एनर्जी का हो इमेज का हो, इकोनॉमी हो, मिलिट्री हो, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, देयर इज़ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट हिस्ट्री बिहाइंड इट कि नाटो के एक्सपेंशन को लेके। अब इंडिया नाटो का भी मेंबर नहीं है, कोई बोले कि नहीं आप हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं है? नहीं बनना, ज़रूरत नहीं है, हम क्यों बने? आप बिल्कुल, मेजॉरिटी लोग बन रहे हैं, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ जो वेस्ट है वो बन रहे हैं, बने, हमें कुछ नहीं फ़र्क हाँ, पड़ता। बिल्कुल। एंड दैट्स एक्ज़ैक्टली वेयर थीमेटिक इश्यू को ध्यान में रखे हुए और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रही है देखिए आज रशिया जिस स्टेज पर है अ, उस स्टेज पे अगर इंडियन गवर्नमेंट रशिया के साथ में खड़ी भी हो जाती ना, तो भी ये अतिशयोक्ति नहीं होती, तब भी ये ज़्यादा नहीं होता, तब भी जस्टिफाइड होता। वो इसलिए क्योंकि इंडिया बहुत बुरे स्टेजेस में कई बार रह चुका है। जब पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, हुँ, मिलिट्री वाली कई सिचुएशंस आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पब्लिक डोमेन में बात नहीं कर सकते। मुझे पता है, बिल्कुल। रिसेंट अगर आप मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होगा और क्योंकि आप पाकिस्तान से तो मैं ज़रूर आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो गलवान का मिलिट्री टेंशन हो, यही पिछले 5-6 जी, सालों जी, जी। ये 3 बिल्कुल। बड़े मेजर मिलिट्री टेंशन थे इंडिया में। तीनों के तीनों समय रशिया एज़ अ कंट्री, पुतिन एज़ अ प्रेसिडेंट एंड रशियन डिफेंस इंडस्ट्री एज़ एन इंडस्ट्री बहुत काम आई इंडिया के। और मैं आपको इम्प्रॉम्प्टू बता दूँ तो इम्प्रॉम्प्टू ऐसे खरीदने वाली चीज़ों पर भी रशिया ने हमें सप्लाई किया है। एज़ आई मेंशन बहुत सारी चीज़ों के जी, डिटेल में हम नहीं जा सकते लेकिन ये थीमेटिक तौर पर, ये तो जो मैं एग्ज़ाम्पल्स अभी पिछले 5-6 जी, सालों के जी। इससे बड़ी-बड़ी सिचुएशन में रशिया तो छोड़िए यूएसएसआर के समय से, सोवियत यूनियन के समय से इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहे हैं। अगर आप करंट स्टेज में देखें, हुँ, 2001 रफली 16-17 के आसपास में अगर आप देखेंगे तो लगभग 9 साढ़े 9 बिलियन यूएस डॉलर का इंडिया और रशिया का बायलैटरल ट्रेड था। अभी हुँ, 2025 तक में उसे 30 बिलियन यूएस डॉलर्स पे हुँ। ले जाने का टारगेट है और वो शुरू हो रहा है। और भी आप बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे फ़कत S-400 वेस्ट बोलता रह गया मत लो, हाँ, ये कर देंगे, हम बिल्कुल, वो कर देंगे। बिल्कुल। लिया, डिलीवरी भी आ गई, पेमेंट भी कर दी। क्या किया किसी ने? अच्छा इट्स अ डिपेंडेंसी एंड देयर इज़ अ रिलेशन। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल मैं अभी आपसे मतलब शो से पहले भी मैं आपसे बात कर रहा था कि सबसे बड़ा बायर है हिंदुस्तान रशिया का 6.6 बिलियन यूएस डॉलर का वेपन जो है 2016 से 2022 के दरमियान खरीदा हुआ है 23.3% जो उनका वेपन बिकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान उसकी अकेली मार्केट है तो नो डाउट कि फिर उसके बाद चाइना और उसके बाद फिर अल्जीरिया इजिप्ट और बाकी कंट्रीज आते हैं अच्छा अच्छा यूरोपीय यूनियन हमें तो ऐसे लग रहा होता था मतलब हम जिस खित्ते में आप बैठे हो ना हम बैठे हुए हमें तो ऐसे लग रहा था कि यूरोपीय यूनियन एक बड़ी मजबूत एक ब्लॉक है और वो शायद बड़ा इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन यहाँ पे लगता नहीं है कि वो बड़े एक्सपोज हुए हैं या क्या मतलब उनकी मजबूरियां हैं मुझे नहीं इस चीज का पता लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि वो मतलब कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को कैमरॉन साहब भी और जो उसके जेलेंस्की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट और बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार बार बार फोन है कभी डेलीगेशन है कभी फोन है कभी डेलीगेशन है कि मतलब ये लोग इसका मतलब है कि वो चीज नहीं है जो हमें दूर से नजर आ रही होती नाटो है या इनके यूरोपीय यूनियन है कितना मजबूत नहीं है क्या वजह मजबूत तो है लेकिन है रशिया के सामने कितना मजबूत है ये ये बड़ा मेरा क्वेश्चन। असल पॉइंट अगर है मजबूती तो उनकी दिखती रही है, अभी भी दिख रही है, पर वो मजबूती रशिया के पास आते-आते तक वो थोड़ी-सी वीक हो जाती है। सो दैट इज़ द ओके प्रॉब्लम। फाइन ये पॉइंट एक्चुअली तो बिल्कुल आप हाँ, मतलब बाकी सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में नाटो या बाकी जगह पे आप दिखाते रहे देखते रहे नाटो के बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं। जी वहाँ जी पे चलता है। लेकिन जब आमना-सामना रशिया से हो रहा है तो फिर कितनी मजबूती है आप देख लीजिए। लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल आप देखिए। अभी जी 24 घंटे भी नहीं हुए, पोलैंड गवर्नमेंट ने ऑफिशियली प्रेस रिलीज़ के ज़रिए अनाउंस किया कि मिग-29 वो यूएस गवर्नमेंट को देंगे। यूएस गवर्नमेंट डिप्लॉय करेगा नाटो में और फिर वो रशिया के साथ लड़ेंगे।
ये क्यों कर रहा है पोलैंड? पोलैंड डायरेक्टली भी दे देगा कि ये ले ले भाई, बॉर्डर पे है ना, डायरेक्टली दे सकता है। बिल्कुल साथ ही है। वो रिटेलिएशन से बच रहा है कि अगर तुमने दे दिया मिग-29 तो फिर रशियन एयरफोर्स इसे डायरेक्टली पुतिन इसे डायरेक्टली देखेंगे कि आपने हमारे दुश्मन को मार दिया, अब आप भी हमारे दुश्मन हो गए। डायरेक्ट ओपनली हो गए। ओके, तो फाइन। उससे बचने के लिए, इससे डरने के लिए कि रशियन आर्मी में, पर हालाँकि ये सब चीज़ें काम करेंगी नहीं, जब अगर तुम ट्रांसफर करोगे तो पुतिन बोलेगा ये मुश्किल। घुमाना-फिराना बंद करो, ठीक है? मुझे मालूम है किसने दिया है। तुम हुँ। इफ आई वांट टू अटैक, आई विल अटैक। आप ये मत बोलो कि अरे नहीं, हुँ, मैंने उसको डायरेक्टली नहीं दिया, मैंने यूएस को दिया, फिर यूएस ने जर्मनी को दिया, फिर नाटो में गया। ये सब पता है। सो ये हुँ, डर हुँ, है। हुँ। मैंने इसलिए दिया क्योंकि रिसेंट है, अभी 24 घंटे हुए हैं। ये डर है। सही है, गलत है, जी, इस बिल्कुल। नाटो एंड रशिया टू फिगर आउट। लेकिन इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, जो यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रेंथ हमने देखी है, इट्स मोर ऑफ एन इकोनॉमिक, इट्स इट्स ऑब्वियसली वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। लेकिन अगर आप हुँ, देखें फ्रांस, हुँ। जर्मनी को अगर आप उसमें से हटा दें यूरोपियन यूनियन से, तो बहुत ज्यादा कुछ खास दम रहता नहीं है, नीदर इकोनॉमिकली, ओके। नॉर डिप्लोमैटिकली, नॉर मिलिटरली। और नाटो के अगर हम लेवल पे देखें तो फिर यूएस, यूके, फिर ऑब्वियसली बहुत सारे मेजर पावर्स आ जाते हैं। सो हुँ, ईयू हुँ। नाटो लिटिल डिफरेंट, बट नाटो ही अभी स्टैंड नहीं कर पा रहा है। ये हुँ, नाटो और ईयू के चक्कर में ही तो यूक्रेन का जो भी हुआ है सब सत्यानाश आज हो हुँ। रहा है। Again, I said I don't say what Putin did is right. It's for him. देखिए, आपको मेरे लिए दिल्ली में और पाकिस्तान में बैठ के इजी होता है करना। अब पुतिन को लग रहा होगा, बहुत बार वार्निंग दे रहे थे वो, हमने तो कई बार देखा पिछले 20-22 सालों से हम इसे लगातार देख रहे थे कि नाटो के एक्सपेंशन को लेकर रशिया हमेशा से वोकल रहा है, बहुत स्ट्रांगली जी। अपोज करता रहा है। अब बिडेन साहब बोल दिए, अब यूक्रेन कर नहीं पाया, अब वहां पे सप्लाई सपोर्ट कर नहीं पा रहे डायरेक्टली, अब प्रॉब्लम हो रही है। तो इट्स वी ऑल नो द फाइट इज नॉट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, द फाइट इज बिटवीन ईयू, नाटो एंड रशिया, ओके। यूएसए एंड रशिया। यूक्रेन तो आप ये समझिए कि बेकार में दो बड़े लोग लड़ रहे थे, एक बीच में आ गया और वो बेचारा है भी मतलब मारा गया फ़ज़ूल में, जिसे कहते हैं कि उनका ना तो कोई शायद लेना-देना भी इतना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसे काफ़ी। पक्का कोशिश तो वो भी कर रहे थे, है ना? कोशिश तो वो भी कर रहे थे कि नाटो में हो जाए। अब वो नाटो ईयू ने उनको साथ नहीं दिया, लास्ट मिनट पे उनका हाथ छोड़ दिया। तो ये एक उनका स्ट्रैटेजिकली ज़ेलेंस्की का रॉन्ग कैलकुलेशन हो गया। बट ऑल सेड एंड डन, व्हाट इज़ बीइंग डन इज़ रॉन्ग, यू नो, हुँ, देयर आर ऑलवेज़ बेटर वेज़ ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे रशियन जो अटैक्स हो रहे हैं, वो बहुत कैलिब्रेटेड और बहुत लो, एज पर रशियाज पावर एंड रशियाज कैपेबिलिटी, बहुत राइट। कैलिब्रेटेड और बहुत अच्छा। स्लो है। अच्छा, आशीष, एक चीज़ मेरी नज़र से गुज़र रही है कि मतलब जो चिदम्बरम साहब हैं, इंडिया के पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड स्टॉप इट्स वर्बल बैलेंसिंग एक्ट एंड sternly demand that Russia stop immediately the bombing of key cities in Ukraine। तो इसका कोई प्रेशर, मतलब ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर मैं नहीं समझ रहा कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई आ रहा है या मोदी जी के ऊपर या कोई प्रेशर वो ले रहे, क्योंकि तकरीबन 2 हफ्ते होने को है, वो अपने हिसाब से फैसले करते हैं, जो उनको बेहतर लगता है वो वही डिसाइड करते हैं। ये नहीं करते कि यूरोपीय यूनियन ने मुझे कॉल कर ली, जो बाइडन ने कॉल कर ली या किसी और XYZ ने, बड़े लीडर ने कॉल कर ली। लेकिन जो इंटरनल लोग होते हैं, यकीनन उनका प्रेशर फिर और तरीके से होता है। तो वो मतलब ये वाली चीज, इसका कोई वो करेंगे कि हाँ यार, मैं कह दूंगा कि नहीं जी, यूक्रेन के ऊपर जो आप कर रहे हैं वो गलत है, वो आप छोड़ दें, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इससे जन्म ले। फकत ये ऑलरेडी हो रहा है। पी ओके। चिदम्बरम काफी लर्नेड पॉलिटिशियन है और वो यूनियन होम मिनिस्टर थे। जी बिल्कुल। उन्होंने थोड़ा फैक्चुअली मतलब चीजें जो उन्हें पता होनी चाहिए वो नहीं है, और क्यों इस तरह से राइट। किया। कुड बी द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, क्योंकि कांग्रेस से है वो, तो ऑब्वियसली मोदी सरकार को वो घेरना तो चाहेंगे ही किसी भी इशू पे। बट ये तो किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 बार डायरेक्टली पुतिन को किए हैं। उनकी कन्वर्सेशंस हम्म, 1-1 घंटे तक गई है, 50-55 मिनट तक। बिल्कुल। लेटेस्ट कन्वर्सेशन अभी हुई थी 2 दिन पहले। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली कह रहे हैं कि आप ये वायलेंस के ज़रिए मत कीजिए, डायरेक्टली बात हम्म, कीजिए। हम्म, डेलीगेशन लेवल से भी नहीं हो रहा सॉर्ट आउट, तो आप डायरेक्टली बात कीजिए और डोंट गो टू द वायलेंट एंड द वॉर वे, यू नो। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया भी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरवेंशन के बाद में ही हमने देखा था वो ह्यूमन का जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर था,
वो खोला गया। इंडियन स्टूडेंट्स भी आए उसमें, पाकिस्तानी हाँ, लड़के भी आपने बिल्कुल। वीडियो देखे होंगे, नेपाली स्टूडेंट्स आए, बांग्लादेशी आए, ट्यूनीशियन लोग आ गए। तो वो ह्यूमन कॉरिडोर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा पेस पकड़ा था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंटरवीन किया था उसके बाद ही। और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों से बात कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की से भी कर रहे हैं। यस, बिल्कुल। बिल्कुल, क्या होता है फकार कि देखिए अ, अ, यू नो देयर इज़ अ लिमिट टू व्हिच अ थर्ड पार्टी कुड बी इन्वॉल्व्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक लेवल जो ग्लोबल लीडर का बढ़ गया है, वो हो सकता है कि अगर वो पूरी तरह से फुट डाउन कर दें, तो पुतिन शायद मान भी जाएँ। लेकिन ओके। किस बेसिस पर बोलें? देखिए आपने कितनी बार सुना पुतिन को इंडिया चाइना के इश्यू पर बोलते हुए? आपने कितनी बार यस, सुना पुतिन को इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर के इश्यू पर बोलते हुए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कितनी बार सुना इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर डिस्प्यूट चलता आ रहा था दशकों से, वो अभी सॉर्ट आउट हो गया। हुँ, उसपे लैंड मार्केशन पूरी तरह से हो गया। वो नहीं बोले, जी, तो हम इट्स लाइक दिस कि आप गए और इंडिया पाकिस्तान ने भी तो वॉर्स लड़ी है ना। कितनी बिल्कुल। ये 3-4 वॉर्स हो गई अभी हम कारगिल को अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हम वॉर कैटेगरी में गिने तो। तो वो यस, तो नहीं आए इस तरह से डायरेक्टली किसी तरह का इंटरवीन करने और जब इंडिया को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने सपोर्ट की। अब उनकी पावर हुँ, थी, मिलिट्री पावर थी, तो उन्होंने सपोर्ट की। तो ये अगर आपके उसमें कोई नहीं पड़ता है, आप कितने हद तक आप जाकर उसको बोल सकते हैं। येस आइडियली साउंड्स गुड कि वॉर हो रही है यार, बोल दो अगर आपके बोलने से मान जाए। हाँ, बिल्कुल, पर Russia is certainly bigger than India in terms of global राइट। diplomatic यूएनएससी परमानेंट मेंबर है। बाकी सब मिलके रोक नहीं पा रहे हैं, तो अब वो फेल हो गए, तो फिर वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि आप आपके बोलने से रुक जाएँगे, आपके बोलने से रुक जाएँगे। तो ऐसा एग्ज़ैक्ट नहीं बट इंडिया किसी के बोलने से थोड़ी बोलेगा। नहीं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि शायद ये एक वजह हुई है कि ज्यादा अब राब्ते शुरू हुए हैं कि मतलब उन्होंने पहले काफी कोशिश की कि यार शायद ये हो जाएगा। यहाँ पे अच्छी सी एक चीज चाइना मतलब फैक्टर लाजमी सी बात है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यस, वो क्योंकि रशिया के साथ तो इस वक्त वो नजर आ रहा है कि वो शायद खुल के खड़ा हुआ है उनके साथ। उनका रोल इन इन फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? क्योंकि ये अगर मतलब यूक्रेन एक इशू तो है, आपने जिस तरह बताया कि ये अमेरिका और रशिया के बीच में है, लेकिन लाजमी बात है सामने तो किसी ने आना था, वो यूक्रेन आ गया। जी। इस तरह फिर चाइना इस रीजन में, ये तो फिर कल को चाइना इस तरह की कोई मतलब चीजें कर सकता है। छोटे कंट्रीज उसके इर्द गिर्द भी काफी सारे हैं और वो वैसे भी कहते हैं कि एक्सपेंशन और ये चीजें उनकी चल रही है। तो कल को अगर वो ये करते हैं तो रशिया उसको फिर सपोर्ट करेगा और जब रशिया सपोर्ट करेगा तो यकीनन फिर उसके ऊपर भी फिर यही होगा कि दुनिया खामोश रहेगी या फिर अगर कुछ बोलेगी भी तो कुछ कर नहीं सकेगी। फगार ये ऐसा ईज़ी लगता है जैसे कि इस जी, तरह के इन्वेजन के बाद में चाइना ताइवान में इन्वेजन कर लेगा, इंडिया हाँ, कश्मीर पीओके में चले जाएगा और भी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स वर्ल्ड में बिल्कुल। ऐसे होता नहीं है और ऐसे होगा भी नहीं इसलिए क्योंकि सबके फैक्टर्स अलग-अलग होते हैं, सबकी हिस्ट्री अलग-अलग होती है। ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ भी बहुत अलग-अलग होती है। फिर इंडिया हाँ, भी तिब्बत चले जाए या फिर चाइना बोले कि हम भी यहाँ पर आ जाएँ, अरुणाचल में आ जाएँ, लद्दाख में हाँ, हो जाए। ये इस तरह से होगा नहीं अब सबसे बॉटम लाइन ये है कि देयर इज़ अ ह्यूज इम्बैलेंस रशिया क्या है, यूक्रेन क्या है ना? अब वो इंडिया और चाइना के बीच में वो इम्बैलेंस है नहीं। हुँ, मिलिटरीली अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वो इम्बैलेंस है, लेकिन इतना नहीं है कि अगर इंडिया कभी कोशिश करे पीओके तो ईज़िली जैसे रशियन आर्मी घुस बिल्कुल, तो हो पाएगा। देयर विल बी ह्यूज रेजिस्टेंस। सो ये बहुत सारे एक इस तरह के जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिए, इससे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हुँ, इस तरह का कोई एक्टिविटी हो रही है, उसको एकदम कॉपी पेस्ट करके अगर आप दूसरे सिमिलर इश्यूज़ पे देखेंगे तो ऐसा होगा नहीं। This is not a border dispute. This is an international global issue between Russia and NATO and USA. So इस तरह की चीजें मुझे नहीं लगता कि चाइना को कोई फ्रीडम मिल जाएगी। रशिया के समय में शायद अमेरिका अभी नहीं आ पाया है। नाटो फोर्सेस काफी डिप्लॉय हो रही है लेकिन लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट पर नाटो ने तो बहुत क्लियर कर दिया कि हम नहीं पढ़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की को बोल के हम हुँ, एयर स्पेस तक नहीं क्लोज कर रहे हैं। वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एयर यस, स्पेस क्लोज करेंगे तो फिर there will be a direct confrontation between Russian and the NATO and the American air forces. तो वो उसको अवॉइड कर रहे हैं। इस तरह के फैक्टर्स बहुत होंगे अलग-अलग। इसका कोई सिंपल इस तरह से मीनिंग नहीं निकालना जाना चाहिए, चाहे वो चाइना ताइवान हो, इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया चाइना हो या फिर इस तरह के और भी ओके, ग्लोबल पावर हो। यस चाइना सपोर्ट करेगा रशिया को, ये एक थीम जो आपने पूछा वो
ऑब्वियस सी बात है कि बनता हुआ दिखाई देता है। वो इसलिए नहीं हुँ, क्योंकि रशिया और चाइना बहुत एक-दूसरे से फ्रीक्वेंसी मैच खाती है या फिर एक एक तरह की कंट्री है। वो इसलिए क्योंकि हुँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और जब अगर रशिया इट्स सिंपली ईस्ट वर्सेस वेस्ट। चाइना और रशिया हुँ, दोनों को ही यूएस और वेस्ट से प्रॉब्लम है, ईयू से और ईयू और यूएस को भी रशिया और चाइना से प्रॉब्लम है। अलग-अलग टाइप की है, कोई इकोनॉमिकली है, कोई मिलिटरीली है, कोई डिप्लोमैटिकली है। सो ये थीम ज़रूर निकल के सामने आती हुई दिखेगी कि रशिया और चाइना विल बी इन वन बास्केट टाइप। ओके। अब आखिर में थोड़ा-सा इलेक्शन की बात की जाए क्योंकि सबसे बड़े स्टेट में इलेक्शंस हुए और अब उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो यकीनन अब आने वाले हैं, थोड़ा ही टाइम है उसके अंदर। आपने कवर भी किया होगा, देखा भी होगा और लाज़मी-सी बात है अपने दोस्तों से अगर उस एरिया में खुद जर्नलिस्ट नहीं होते तो फिर अपने दोस्तों के ज़रिए इन्फॉर्मेशन लेते। क्या मतलब खबरें आ रही हैं कि कौन-सी पार्टी कहाँ पे है, मज़बूत है या लीड कर रही है और क्यों है? अभी एग्ज़ैक्ट लोकेशन जो मेरा है वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में नोएडा में है व्हिच इज़ एक्चुअली यूपी। सो यहीं पर है। सो आई एम राइट इन द मिडल ऑफ द इंटेंसिटी जो फ़ील हो रही है। यहाँ पे सोसाइटीज़ से लेके बाहर चाय नुक्कड़ वाले तक लेके दुकान वाले सब लोग ड्राइवर भी आपको बात कर रहे हैं, क कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है टाइप्स। देखिए 2 मेजर स्टेट्स हैं यूपी और पंजाब। लेकिन इसमें 2 स्पेसिफिक चीज़ें दिखती हुई निकल के आती हुई दिख रही हैं। एक तो पंजाब में आम आदमी पार्टी आ सकती है। आम आदमी पार्टी आ हुँ, जाएगी तो फिर थोड़ा कंसर्न्स लग रहा है लोगों को कि बॉर्डर स्टेट है पंजाब, उसको लेके किस तरह से होगा। आगे चीज़ें पैन आउट होंगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा अरविंद केजरीवाल के लिए जिनकी गवर्नमेंट ऑलरेडी दिल्ली में है। दिल्ली यूपी बिल्कुल। टेरिटरी में है। सो एक वो ट्रेंड निकल के सामने आ रहा है। यूपी में 1985 से अभी तक जो नहीं हुआ है वो होने की उम्मीद दिख रही है। वो है बीजेपी विल कम बैक अगेन, यू नो ओके। रीगेन in terms of the seats, in terms of forming the government again. So बीजेपी वापस हुँ, बना लेगी और एक कहावत है फ़कार इंडिया में पॉलिटिकल सर्कल्स में कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। जो हुँ, यूपी जीतता है वो इज़िली सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूर बनाता है, वो पार्टी हुँ, हुँ। और यूपी जीते बिना दिल्ली पे राज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बहुत मुश्किल होता। अ, अच्छा, ऐसा क्या इन लोगों ने मतलब आपने कहा कि 1985 के बाद ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा से एक बड़ा मजबूत होल्ड अब हो रहा है योगी जी क्योंकि सीएम है यूपी के। तो क्या ऐसा कुछ उन्होंने डिलीवर किया लास्ट अपने टेन्योर में कि जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि नहीं जी हमने अब योगी जी को या बीजेपी को लेके आना है यूपी के अंदर? हाँ, थोड़ा-सा प्रैक्टिकली सही नहीं होगा मेरा एक एक तरह से एक बीजेपी एज़ अ पार्टी के बारे में क्या-क्या काम किया वो गिनाना। लेकिन ओके। आई अंडरस्टैंड बेसिकली योर मूड क्वेश्चन इज़ कि जो दशकों से नहीं हुआ है, अगर 3-4 दशकों से एग्ज़ैक्टली मतलब चेंज जो इतना बड़ी तब्दीली अगर आ रही है तो इसके पीछे तो कुछ तो होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ तो काफ़ी कुछ सिमिलर हुआ है। कोई ज़्यादा हुआ भी है पहले अर्लियर गवर्नमेंट जो समाजवादी पार्टी की थी, फिर बीएसपी की थी, सबने अपने-अपने लेवल पर अपने-अपने समझ के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया था। तो इस गवर्नमेंट ने उसे कंटिन्यू तो किया है। वो हुँ, क्लेम करते हैं कि उन्होंने ज़्यादा किया है उससे, पर दैट्स ठीक है मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड फैक्टर मुझे नहीं लगता। लॉ एंड ऑर्डर एक सबसे बड़ा फैक्टर लगता है और हुँ, जो राम मंदिर वाला इश्यू है, वो मुझे लगता है ऑन ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि अयोध्या को लेकर पिछले कई सालों से लगभग 30 साल होने आ गए वो चलते आ रहा था। लेकिन उसको लेके लैंडमार्क जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का और फिर अ, आगे सरकार बढ़ रही है, राम मंदिर बन रहा है। तो ये हमें सुनाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुँ, हुआ है। ऑब्वियसली देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बेहतर होने की ज़रूरत है। लेकिन पहले से थोड़ा बेहतर है, परसेप्शन में भी और एग्ज़ीक्यूशन में भी दिखता है। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा है यूपी में जो कि डिस्पाइट बीइंग इंडियाज़ बिगेस्ट स्टेट पहले होता नहीं था। यूपी और बिहार इस 2 स्टेट के लोग
इंडिया के बाकी शहरों में जाते थे, बॉम्बे, दिल्ली, सदर्न स्टेट्स के भी जो साउथ के बैंगलोर, हैदराबाद, वहाँ भी जाते थे रोज़ी-रोटी के लिए। वो ओके, ट्रेंड अब थोड़ा-सा कम हुआ है, लोगों की डिपेंडेंसी बाहर जाने को लेकर। अपना घर कौन छोड़ के जाना चाहता है? अपना शहर, बिल्कुल। अपना गाँव रोज़ी-रोटी के लिए। और एक और बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है, वो ये है कि एग्ज़ीक्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है योगी आदित्यनाथ का। आपने देखा होगा जब कोविड की वेव्स आई थी, अभी तो थर्ड वेव इंडिया में जस्ट खत्म हुई है। यस। इनिशियल फर्स्ट और सेकंड वेव्स में इंटरनेशनल बॉडीज तक यूपी गवर्नमेंट ने जिस तरह से हैंडल किया है, उसको लेके उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की थी। अ, वो ओके। इसलिए क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है यूपी और अगर वहाँ चीज़ें हाथ से निकल जाती ना प्रकार, तो आप ये मानिए कि जो सिचुएशन है हुँ, वो बद से बदतर हो जाती। नो डाउट, पॉपुलेशन बिल्कुल। डेंसिटी में भी काफ़ी ज़्यादा हाई है यूपी। तो केवल बड़ा स्टेट मास वाइज़ एरिया वाइज़ नहीं है, पॉपुलेशन वाइज़ भी है और पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज़ भी है। ये 2 फैक्टर मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोविड पॉइंट ऑफ व्यू। हुँ, हुँ, जितनी हुँ, हुँ, पॉपुलेशन डेंसिटी उतना ज़्यादा रिस्क। पर यूपी हुँ, ने बहुत ही अच्छे से एग्ज़ीक्यूट किया और पूरे ऑल ओवर इंडिया के नंबर से हमेशा से ही जो एवरेज अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन जी, वाइज़, यूपी ने काफ़ी कम रखा और वो एक बहुत बड़ा ब्रीदर रहा। हालत खराब तो हुई थी सेकंड वेव राइट, स्पेसिफिकली, राइट। लेकिन अगर यूपी हाथ से चला जाता कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं जैसा बताया कि बद से बदतर हो जाता। तो एग्ज़ीक्यूशन ओके, बहुत सारी चीज़ों को लेके यूपी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है योगी आदित्यनाथ का। एंड देयर इज़ वन मोर ठीक, थिंग आई मस्ट मेंशन। जी, देखिए प्लीज़। लार्जर इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, अगर आप एक ही पार्टी के चीफ मिनिस्टर भी हो और उसी पार्टी का अगर प्राइम मिनिस्टर भी हो, डिफ़ॉल्ट मैनर में ये हेल्प करता है उस स्टेट को ज़्यादा ग्रो करने में। अगर हुँ, रूलिंग पार्टीज़ के रहेंगे, तो ये डबल इंजन की सरकार वाली जो पॉलिटिकल स्लोगन भी है प्राइम मिनिस्टर मोदी का और योगी का, उसका एक्चुअल में फीलिंग और एग्ज़ीक्यूशन ग्राउंड पे दिखता भी है। सिंपल होता ठीक, है, 2 लोग अगर एक ही पार्टी के हों तो इट्स ईज़ी। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, एक बस आखिर मैं सिर्फ़ ये पूछूँगा, मोदी फैक्टर कितना है? इलेक्शन में उसका असर कितना रहा है या फिर आइंदा कितना रह सकता है? क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखते हैं, तो पाकिस्तान में मोदी जी को लोग ज़्यादा और बीजेपी प्लस मोदी जी, मतलब ऐसा है कि मतलब दोनों एक-दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान में क्या ये चीज़ वाक़ई जो हमें यहाँ से नज़र आ रही है इस्लामाबाद से ऐसा ही है? कितना इन्फ्लुएंस रखती है मोदी जी की, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर कहें या एज ए लीडर कहें? फ़रहान अगर 7 साल पहले अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते जब 2014 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, जी, जब पहली बार मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, तब मैं ये कहता कि मोदी इज़ बीजेपी एंड बीजेपी इज़ मोदी। ओके। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ और आपके ऑडियंस को, मोदी इज़ बिगर देन बीजेपी। ऑलराइट। सो उसके ऑब्वियसली पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, बट दैट्स फॉर द पार्टी टू फिगर आउट। बट मोदी alone is a much bigger brand and credible face than हुँ, the party. अब उनका वर्किंग स्टाइल भी इसी तरह से है, उसके बेनिफिट भी हुँ, मिलते हैं, नुकसान भी होते हैं। लेकिन ओके। ये जो मोदी फैक्टर की आप बात कर रहे हैं ना, ये लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में, केवल यूपी में और पंजाब में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर बीजेपी जीतती है, तो आज के डेट में उसका मेजॉरिटी शेयर मोदी इमेज एंड मोदी फेस होता है। ऑब्वियसली बहुत जी। सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया जैसी कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी में जहाँ लोकल कैंडिडेट, स्टेट इश्यूज, नेशनलिस्ट वाला एस्पेक्ट और किस स्टेट में कितना कम्युनिज्म है, बाकी कौन सी पार्टियां हैं, ओके। वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जहां बीजेपी जीत रही है, वहां पे बाय एंड लार्ज it's because of the Modi factors. Modi factor, one of the major factor. Now, दूसरी बात की जहां पर अगर मोदी आते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, ममता बनर्जी है, वहां पे फिर क्यों नहीं बीजेपी जीत पाती है अगर मोदी हुँ, उतरते हैं तब? हुँ, हुँ, एज आई मेंशन कि सब जगह पे प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा कैनवसिंग नहीं करते हैं। वो बहुत ही ना कैलकुलेटेड तरीके से उन्हें पता है कि यहाँ 19 से 20 करना है, इसे धक्का मार के हम 25-30 तक लेके जा सकते हैं, तो वहाँ हुँ, ओडिशा फॉर दैट मैटर, नवीन पटनायक, पीएम की उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जो कि अलग-अलग ओके। पार्टी से हैं फिर भी।
और ऐसे बहुत राइट। सारे स्टेट्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा से रहा है, लेकिन अ, ओके। ऑब्वियसली बीजेपी और मोदी के बीच में टू आंसर द क्वेश्चन, मोदी इज़ बिगर देन बीजेपी। बट येस, ओके। अभी भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्लीन पैन तो नहीं हो पाया है, क्योंकि इंडिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेटिक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हुँ, 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 इतनी हुँ। आसानी से पूरा 360 डिग्री। पूरा इंडिया मतलब कवर करना या पूरा इंडिया जीतना मतलब नो डाउट अबाउट दैट कि 135 करोड़ की जनता रहती है, आसान भी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप पूरे इतनी बड़ी पॉपुलेशन से वोट लेना। लेकिन खैर एनीवे मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी को स्ट्रांग होना चाहिए और उसको चलते रहना चाहिए। और मैं पाकिस्तान के लिए भी यही दुआ करता हूँ, क्योंकि आजकल यहाँ पे पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो एक बड़ी, वैसे भी बहुत सारी इंस्टेबिलिटीज थी, लेकिन इस वक्त करंटली जो सिचुएशन है इन इस्लामाबाद स्पेशली, तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इमरान खान साहब ने भी अपने जिसे कहते हैं कि गन गरज उनकी जा रही है, और दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर्स भी जो है उनके स्क्रूज वक्तन फवक्तन टाइट कर रहे हैं, और लगता ऐसे है कि शायद उनके जाने का वक्त है या जो भी है, वट एवर द थिंग इज। लेकिन खैर मैं ये कहता हूँ कि बेशक प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, वहां पे मोदी जी हो या योगी जी हो, पाकिस्तान में इमरान खान हो या बिलावल हो या नवाज शरीफ साहब हो, लेकिन आवाम को डिलीवर करें, और आवाम के जो मसाइल हैं और जो ये थर्ड वर्ल्ड में हम हमें कहा जाता है कि हम लोग रहते हैं, तो इससे हम लोग निकले। मेरे ख्याल ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आशीष, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि बड़ा मुश्किल टाइट स्केजुअल है आप लोगों का इलेक्शंस की वजह से, रिजल्ट्स की वजह से, इसके बावजूद आपने ज्वाइन किया। एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।